कैसे हो रही हैं? यार क्या मॉडर्नाइज, ये मैं अगर आप मुझे इजाज़त दो थोड़ा सा तारीख में जाने के लिए, मैं पढ़ा भी रहा हूँ ना, इसलिए मैं बार बार वो पेट के अंदर वो होता है और मैं आपको उस साइड पे ले जाता हूँ। 1888 के अंदर मीरठ के अंदर एक जलसे से खिताब करते हुए सर सैयद अहमद ख़ान ने एक सवाल रखा था, जिसका जवाब आज तक अगर आपको वो सवाल समझ आ जाए तो आपको तमाम मामलात समझ आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज यानी कि 1888 के अंदर अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ देता है, अपनी फ़ौज ले जाता है, अपनी ब्यूरोक्रेसी ले जाता है, तो यहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा, कौन हुकूमत करेगा। बेसिकली 1857 के बाद डोमिनेंस की जंग चल रही है। तारीख़ पाकिस्तान उठा के देख लो, हिंद की उठा के देख लो, तो आप देखोगे कि मुस्लिम लीग तो सिर्फ कुछ हकूक़ के लिए बनी थी 1906 के अंदर। सेपरेट इलेक्ट्रेट दे दो, मेजॉरिटीज़म जो है अगर चलेगा तो मेजॉरिटी हमें खा जाएगी, हमें हमारी शनाख्त के साथ जीने दो। और कांग्रेसी वजारतों ने फिर बताया जो हमारे साथ किया, जिसका नतीजा ये निकला कि 1940 के अंदर ये वही कंटिन्यूशन है। उसमें आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज 200 साल के बाद भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नज़र आता है मेजॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी की तरफ। हिंद के अंदर हम मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, मानना पड़ेगा। 25-75 का पहले रेशियो था, आज भी मेरे ख्याल में कमोबेश वही चल रहा है। लेकिन अगर आप देखो हिंदुस्तान की तरफ तो उनकी तारीख बताती है कि चाइना जो उनसे बड़ा है, उनसे ताकतवर है, उनकी फिल्में चीन के ख़िलाफ़ नहीं बनेंगी, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनेंगे। उनके टॉक शोज़ और कामयाब टॉक शोज़ और एंकर्स वो होंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे, हालांकि पाकिस्तान रिसोर्सेज के हवाले से भी और टेरिटरी के भी हवाले से भी उनसे बहुत छोटा है। अब ये जो मॉडर्नाइजेशन की आप बात कर रहे हो, ये वही एक तारीख़ी जो मुसलमानों की ज़हनी, इनके ऊपर, इंडियंस के ऊपर डोमिनेंस का एक कॉम्प्लेक्स है इनके जहन के अंदर। आपको पता है 16 के अंदर पहली सर्जिकल स्ट्राइक होती है, बड़ा उसे बढ़ा चढ़ा के, हालांकि इस तरह के रेट्स और LOC के ऊपर दोनों साइडें करती हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने किया, लेकिन उसका पॉलिटिकल फ़ायदा और ऐसे लगता है कि कौम का मोराल हाई करने के लिए और यूनिटी लाने के लिए। क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि इंडियन सोसाइटी के अंदर दलित, वेश, कश्तरी, ब्राह्मण के एक बहुत बड़ा गंद है, तो किसी चीज़ को यूनिटी के लिए तो लाना है। तो जो एलीट कास्ट हैं वो तो हिंदू तवा पे आ रही हैं, लेकिन बाकी लोगों को अगर आपने रैली करना है तो आपको एक विलन की ज़रूरत होगी जो पाकिस्तान की सूरत में मौजूद है। और नंबर 2, आप उस आइडियोलॉजी के अंदर आप एक नैरेटिव तैयार करोगे जिसे हम पॉलिटिकल साइंस की ज़बान में नेटिविज़म कहते हैं, कि जी हमारी जो ये ग्रेटनेस थी। और उसमें गांधी ने भी कहा था, गांधी ने कहा था तो जो मेरा इंडिया है ना फ्यूचर का, वो एंशंट जो हिंदू ग्लोरी है उसका तर्जमान होगा। सो वो हिंदू ग्लोरी का चक्कर है, ठीक है। अब जो आपकी बात के जो ये मॉडर्नाइजेशन हो रही है, मॉडर्नाइजेशन देखें, 71 की वॉर होती है, प्रवीण सानी कहता है कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे हैं, 2000 किलोमीटर का फासला है। दूसरी बात, ईस्ट पाकिस्तान 3 तरफ से एनवेलप्ड है बाय इंडियन टेरिटरी, और फिर आपकी वहाँ पे और पाकिस्तान नेवी उस ज़माने में भी एक छोटी सी नेवी थी, हम वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन परवीन सानी, उनके अपने एनालिस्ट मानते हैं कि इस वेस्ट पाकिस्तान के जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे कभी वो हमें शिकस्त नहीं दे सके। और ये हकीकत है। आप 65 की वॉर में आ जाएं, 71 की वॉर में आ जाएं, तो तकरीबन एडवांसमेंट अगर वो हमारा एक इलाका ले रहे हैं तो हम उनका भी एक इलाका ले लें। लेकिन एक नैरेटिव ऐसा बताया गया, ऐसा बनाया गया साइज़ को सामने रखते हुए, जिसके अंदर छोटे छोटी चीज़ों को बहुत बड़ी उन्होंने किया। अब ये जब आपका होता है सिंदूर होता है, और सिंदूर के अंदर भी पीछे वही होता है कि एक गलती हमसे हुई होती है जो मेरे ख्याल में हमें माननी चाहिए, कि जब ये 2019 के अंदर ऑपरेशन बंदर हुआ, उन्होंने पहली दफ़ा हमारे जो है एक सेटल्ड एरिया को हिट किया, तो हमने उसका जवाब दिया कश्मीर के ऊपर जो डिस्प्यूटेड एरिया है। हमें चाहिए था हम भी इनके सेटल्ड एरिया को मारते तो इनके लिए एक डेटरेंस कायम होता है। इन्होंने कहा कि शायद इन्होंने कश्मीर में दिया, हमें ये सेटल्ड एरिया में नहीं आ सके। इन्होंने अपनी वही, क्योंकि बॉलीवुड इंस्पायर्ड इनकी सोच है, तो इन्होंने इस दफ़ा सिंदूर के अंदर जो है पाकिस्तान के 2 सेटल्ड एरिया को, 3 सेटल्ड एरिया, बल्कि आप कश्मीर के भी लगा देना, आज़ाद कश्मीर के, इन्होंने हिट किया। पाकिस्तान ने इनके जहाज़ गिराए, लेकिन ये फिर गलतफहमी का शिकार रहे, यहाँ तक कि जब इन्होंने नूर खान एयरबेस पे, याद होगा मई के अंदर इन्होंने हमला किया है, और DGISPR आए हैं, उन्होंने कहा अब हम बताते हैं कि फिर हम कौन हैं। जब आप 24 इनके एरियाज़ को हिट करते हैं, बेसिस को, यानी कि गुजरात से लेके कश्मीर तक, तो एकदम मोदी साहब के ऊपर वो कपकपी आ जाती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है। वो सारे का सारा एक
सेल्फ कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है जो बना रखी है हिंदुस्तान की। और अच्छा, इसमें भी मैं एक बात बता दूं व्यूअर्स को, क्योंकि हमें हिस्ट्री को बड़े गौर से देखना चाहिए। माइक पेंस आया हुआ है सिंदूर से पहले, और ऐसे लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी नॉट है कि ठीक है तुम कर लो ये हमला, क्योंकि अमेरिकन को तो पता होगा ना कि ये करने जा रहे हैं, और वहाँ पे माइक पेंस की बीवी जो है वो भी है। जब इनको मार पड़ती है, ये उसी तरह जब 2019 में जब स्विफ्ट रिटॉर्ट होता है, और उससे एक दिन पहले जो है इनका NSA कह रहा है इंडिया को पूरा हक है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान इनके चाय पिलाने के लिए इनके पायलट को गिरफ्तार करता है, तो एकदम वही ट्रंप साहब जो हैं वो खान साहब के साथ दोस्ती के भरम हो जाते हैं। अमेरिका बेसिकली ताकत की इज्जत करता है। इस दफ़ा क्या होता है कि सिंदूर के बाद जब बनियानुल मरसूस पाक फौज शुरू करती है और इंडियंस बिल्कुल हैरान हैं, उनको समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, तब भी अमेरिका मोदी को रेस्क्यू करता है सीज़ फायर करवा के। इसीलिए मोदी जवाब नहीं दे पाया है। उसे जवाब देना चाहिए था, नहीं जी हमारी तो रिक्वेस्ट ही नहीं थी। आपके कॉलमिस्ट जो मर्जी कह लें, बात ये है कि ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, सामने आओ बताओ कि जी हमने नहीं कहा था, पाकिस्तान सीज़ फायर चाह रहा था, अमेरिका ने इनको बचाया, क्योंकि इन्होंने तो अपना ब्रह्मोस अपना आखिरी हथियार भी इस्तेमाल कर लिया। हमने तो अभी फतेह 1 और फतेह 2 से थोड़े से मोहब्बतनामे भेजे जिसको तो, ये नहीं कर सके। इसके ऊपर जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उसकी भी स्टेटमेंट सामने आ गई है कि उन्होंने किस तरह से सारी मदद की थी। इजराइल का साथ होने का मतलब अमेरिका भी साथ है। एक जो परवीन साने का आपने जिक्र किया है, वो उनको दोबारा से कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जो तुम ये सारा कुछ कर रहे हो ये आपका नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पाकिस्तान के पास वो सर्वेलेंस है इस वक्त, वो अवेलेबिलिटी है कि उसके अंदर वो आपका देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी मोमेंट इज बीइंग वॉच्ड। तो क्या ये आपको लगता है कि इंडिया भी उस कैपेबिलिटी को हासिल करने की कोशिश करेगा? मुझे एक बात बताओ, आप डबल गेम खेल रहे हो। रशिया से पहले आपकी 60% वेपन्स जो हैं वो रशियंस थे, और अब वो कहीं 40% पे आ गए हैं। अमेरिकन आपने लिए हुए इंटीग्रेट, आप सिस्टम्स को कर नहीं पा रहे हो। आप मिन्नतें कर रहे हो फ्रांस की कि हमें सोर्स कोड दो, हम जो है चेंजेस लेके आए। फ्रांस आप पे यकीन नहीं कर रहा, आपके ऊपर एतबार नहीं करता कि आपको दो, और अब जब उसके गिर चुके हैं राफेल, तो वो किस तरह आप पे यकीन करेगा? इनफैक्ट आपने भांत भांत से चीज़ें लाके वहाँ पे जमा कर ली, जो सिस्टम्स जो प्लेटफॉर्म्स आपस में इंटीग्रेट नहीं। पाकिस्तान ने तो आपको आज का तो नहीं किया ना। याद होगा आपको, स्विफ्ट रिटॉर्ट के दरमियान इन्होंने अपने ही जहाज़ को, अपने ही हेलीकॉप्टर को गिरा दिया और अच्छे खासे उसमें लोग मारे गए। उसके ऊपर कहने वाले ये कहते हैं कि वो बेसिकली सिस्टम वाज हैक्ड। पाकिस्तानी फ़ौज ने हम्बल तरीके से सर झुका के अपना काम किया, हर किस्म की ख़राबी से निपटने के लिए अपने आप को तैयार किया। जबकि हिंदुस्तानी फ़ौज राफेल आ गए, उसमें जी पूजा कर रहे हैं राजनाथ सिंह, राफेल के ऊपर अस्तर पूजा जो है वो हो रही है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि हम पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे। जाओ यार, तुम्हारा सिर्फ स्टेमिना यही है कि पहली चपेट के ऊपर तुम बैठ जाओ। अभी तो पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं यूज़ किया, रॉकेट्स यूज़ किए, मिसाइल भी नहीं यूज़ किए। पाकिस्तान एयरफोर्स जो तुम्हारी एयरफोर्स है बहुत छोटी एयरफोर्स है, उसके 30-40 जहाज़ों ने तुम्हारे साथ वो कर दिया कि तुम्हारे वो जो 4.5 जनरेशन राफेल है वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, तुम बात करते हो चीन ने मदद की, तो भाई जो तुमने बीका किया हुआ था और उससे पहले जो लियोमा और पता नहीं क्या क्या किए हुए थे, क्या अमेरिकन तुम्हें रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे? अगर नहीं दे रहे थे तो सोचो कहाँ पे खराबी आ रही है।